नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है। कोई फैसला तो नहीं दिया अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के मामले में, लेकिन बहुत कड़ी टिप्पणी की है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। एक तरह से सरकार को फटकार लगाई है और साथ में ये यहाँ तक कह दिया है कि आप इन 3 कानूनों पे रोक लगा रहे हैं या इनको आप होल्ड में डाल रहे हैं, अबेयंस में डाल रहे हैं, या फिर हम डाल दें। आप बताइए। अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो फिर अदालत इन कानूनों को फिलहाल लटका देगी। अबेयंस में डाल देने का अर्थ है कि फिलहाल इनका पालन रुक जाएगा। अब इसका क्या अर्थ है, इसका क्या नतीजा हो सकता है और इससे किसान आंदोलन पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत खास मेहमान, भारत के पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी। सोमपाल जी, आपका स्वागत है आलोक अड्डा पर। जी बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और आपसे अब मैं समझना चाहता हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज, इसका क्या अर्थ आप देख रहे हैं और इससे किसान आंदोलन के भविष्य पे कुछ असर दिखता है? आलोक जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के ऊपर। मैंने तो इतिहास में, मैं भी वैसे कानून का विद्यार्थी रहा हूं और विधि विधान से संबंधित मसलों के ऊपर रुचि रखता हूं। उनके संबंध में जो चीज़ें आती हैं बाहर निर्णयों के रूप में और टिप्पणियों के रूप में, उनको भी ध्यान से सुनने का प्रयास करता हूं, समझने का। पहली बार ऐसा रुख मैंने देखा है। वास्तविकता तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो कानून को संविधान की दृष्टि से परखने का है, और दूसरी तरफ बार बार, आज नहीं पहले से, सुप्रीम कोर्ट का एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि हम नीति के मसलों में दखल नहीं देंगे। आज न तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल है कि ये कानून संविधान की दृष्टि से वैध हैं अथवा नहीं हैं, यानी अल्ट्रा वायरस हैं कि नहीं, या इनका कोई एक आध ऐसी धारा, एक आध ऐसी क्लॉज हो जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, तो उसको निकालने का या इसको असंवैधानिक या संवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। और दूसरा, बार बार यह कहना कि हम नीति के मामले में दखल नहीं करते हैं, तो ये तो नीति का मामला है, ये सरकार के और एक समुदाय के बीच में मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी करने से यह आशंका होती है कि इस प्रकार की तैयारी शायद पूर्व से की गई है कि आप, ये तो डांट सरकार को पड़ेगी, और आम आदमी और किसान और जो निष्पक्ष चिंतक लोग हैं, समीक्षक, हम आप जैसे, वो ये समझेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से कितनी कड़ी फटकार पड़ी सरकार को, और फिर वो उस बहाने कहेंगे कि हम इन कानूनों को निलंबित करते हैं और आप वार्ता करिए, और सरकार के लिए, अंग्रेजी का शब्द कहें तो फेस सेविंग हो जाएगी। हिंदी में उसकी संज्ञा मुझे भी याद नहीं आ रही है। तो सरकार के लिए फेस सेविंग होगा, आंदोलन समाप्त होगा, चर्चा का लंबा दौर चलेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा वो भविष्य बताएगा। जी, जिसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो सरकार को चेहरा बता है। नहीं नहीं, इससे कोई भी लाठी और सांप की बात तो आई नहीं है अभी। अभी वो भी बात नहीं है। सांप नहीं मरे, लाठी नहीं टूटे, वो तो तब होता है जब निराकरण हो जाए बिना किसी बैड ब्लड के, वह स्थिति। वो, ये तो सांप और लाठी के टूटने मरने के की उपमा मैं नहीं समझता ये ठीक है। वो तो एक निर्णायक चीज होती है कि सांप भी चला गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो इसमें तो न सांप जा रहा है और न लाठी बच रही है, ये तो लटकाने की बात है अभी। तो ये एक तरह से मसले को लटकाने का मामला है। और सरकार क्योंकि एक तरह से अड़ी हुई थी कि हम बिल्कुल कानून वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहे थे कि कानून वापस नहीं लेंगे तो हम भी नहीं हटेंगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को एक रास्ता दे रहा है निकलने का इस समस्या से? जी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सरकार के लिए एक अच्छा, कम से कम फिलहाल के लिए तो, अस्थायी रूप से तो इस मसले से बच निकलने का एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा वैध बहाना है। बहुत अच्छा जी। तो आपने जैसे कहा कि ये विचित्र रुख है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगर वो ये कर देता है, वो अबेयंस में डाल देता है या सरकार से ही डलवा देता है, इस बहाने सरकार से हो सकता है एक बयान आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कर दो इसलिए हम कर रहे हैं। इसके बाद आप किसान आंदोलन का भविष्य क्या देख रहे हैं? जो किसान आकर बैठे हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। साथ में अब ज्यादा बड़ी मांग हो गई है
कि एमएसपी की गारंटी दो, आपको लगता है कि वो मान जाएंगे, वापस चले जाएंगे? जोशी जी, मेरी आपसे पहले भी चर्चा हुई है 2-3 अवसर के ऊपर, और दूसरे भी पैनल्स में मैंने कहा है कि देखिए, मुख्य बात तो किसान के हित की सुरक्षा करने की है ही न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी मिलती है तो वो बहुत बड़ी जीत है इस आंदोलन की। और अगर वह गारंटी मिलती है और कमीशन जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का, कृषि लागत और मूल्य आयोग, उसको अगर संवैधानिक संस्था बनाकर उसको स्वायत्त शासी घोषित कर दिया जाए और सीएसीपी का जो फार्मूला लागत आकलन का है उसमें ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस के पैटर्न पर उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन होने लगे, तो ये किसान के लिए भावी समय के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा होगी। ये अगर गारंटी मिल जाती है तो फिर मुझे लगता है कि किसानों को इस बात को मान लेना चाहिए। और उसके बाद ये जो कानून है इनका कोई मतलब भी नहीं रहता, ये रहें तो भी और नहीं रहें तो भी। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्वभौमिक गारंटी, और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल गारंटी से मेरा अभिप्राय दो है। एक तो ये कि जितनी जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान में घोषित होता है, जो 23 कमोडिटीज हैं, उन सब का मिलता नहीं है, सब राज्यों में नहीं मिलता है। तो सब राज्यों में सब किसानों को सब जिन्सों का मिलने लगे। और जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, जो वर्तमान में एमएसपी के रेजिम से कवर नहीं होती हैं, उनके लिए भी प्राइस डिस्कवरी कॉस्ट के आधार पर सरकार घोषित करे कि मंडियों में भाव यहाँ से शुरू हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने पहले भी आपसे कहा कि आलू, प्याज आदि सब्जियों का जो लागत है वो लगभग 7 रुपया 8 रुपया प्रति किलो आती है। तो सरकार ये कर सकती है कि किसी भी मंडी में उसके ऊपर 50% जोड़कर, यानी 10.5 या 11 रुपए से बोली शुरू होगी, क्योंकि उपभोक्ता तो फिर भी कई गुना देता ही है। तो खाली किसान की उससे बचत हो जाए और किसान को मिलने वाले दाम में और उपभोक्ता से को भुगतान किए जाने वाले दाम में जो अंतर रहता है वह घट जाएगा और बाजार उतने अर्थों में अधिक अनुशासित रहेगा। तो ये अगर गारंटी मिल जाती है तो किसानों को संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये मेरा सतत स्टैंड रहा है, कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है पहले से। जी, तो ये तो बहुत लंबा विषय है और इस पे आपने कई बार मैं मुझसे भी बात की है और जगह भी की है, लेकिन अभी तात्कालिक रूप से देखें, आप तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आप सरकार में होते और इस वक्त ये परिस्थिति होती और सुप्रीम कोर्ट कह देता कि कानून अबेयंस में डाल दो, उसके बाद सरकार की रणनीति क्या होगी, वो क्या करेगी? नहीं, सरकार की रणनीति का सवाल नहीं है इसमें। सरकार की तो इच्छा ही है ये कि ऐसा आदेश आ जाए और हम इसमें से बचकर निकल जाए, कम से कम अभी फिलहाल तो। उसके बाद सरकार बातचीत करेगी और वो देखती रहेगी, क्योंकि सरकारें तो कोई भी हो, सबका एक ही रुख रहता है कि जो सामाजिक या इस प्रकार का कोई आंदोलन होता है उसकी भी एक आयु होती है, वो थकने लगता है, कमजोर होने लगता है। और सरकार का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि मैं तो अपने किसान मित्रों से ये कहता भी रहा हूँ कि आप जिसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं उसके तो कान पर जूं नहीं रेंगती। उनको सिर्फ एक बात की चिंता तो होती है उनको कि आने वाले चुनावों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा तो उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ता। उन्हीं बंगलों में रह रहे हैं, उन्हीं कारों में चल रहे हैं, उसी तरह से उद्घाटन कर रहे हैं, उसी तरह से भाषण दे रहे हैं, उसी तरह से अपना आराम से जो भी उनकी जिंदगी है आराम की, विलासिता की, वो जी रहे हैं। कठिनाई तो आंदोलन से आम आदमी को होती है। हाँ, उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ता है। तो सरकार की रणनीति तो चाहे आंदोलन को थकाने की हो या सुप्रीम कोर्ट की ऐसी व्यवस्था आने के बाद टाइम टपाने की, समय टपाने की, और उसमें बातों में उलझाकर फिर कितनी बात मानी जाए, तो उसका सरकार की रणनीति तो सबको पता है, वो कोई नई बात नहीं होने वाली है। नहीं, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, जैसे ये 3 कानून और साथ में एमएसपी और एक आपने सीएससीपी का कहा है कि सीएससीपी जो नाम से कमीशन लगता है लेकिन सरकार का एक डिपार्टमेंट है, वो उसको वैधानिक दर्जा दिया जाए, ये वाली जो मांगे हैं, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बचने का रास्ता दिया है, इसके बाद सरकार गंभीरता से उस रास्ते पे कुछ विचार करेगी कि इसका समाधान हो, या इस मसले को वो ठंडे बस्ते में रखना ही प्रेफर करेगी कि ठीक है अब ये मामला टला रहे तो अच्छा रहे? देखिए, पहली कोशिश तो होगी उनकी ठंडे बस्ते में रखने की,
और मानेगी कि नहीं मानेगी तो सरकार की ओर से मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, न मैं आश्वस्त हूँ सरकार के रुख से। परंतु अगर उनको राष्ट्रहित की बात करनी हो तो निश्चित रूप से इसको सरकार को मान लेना चाहिए। यह केवल किसानों के चिंता को दूर करने का, उनकी उग्रता को शांत करने का ही उपाय नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को एक ठोस आधार प्रदान करने के लिए दीर्घकालीन रूप से बड़ा सकारात्मक सिद्ध होने वाला है। तो राष्ट्र के हित में करना चाहिए उसको, और अगर ये सरकार करती है तो सरकार चाहे उसे विलंब से करे, मैं अभिनंदन करूंगा सरकार का। जी, तो आप कह रहे हैं आप अभिनंदन करेंगे, लेकिन जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल लोग जो अभी तक जिस जगह आ गए हैं, एक बात और आंदोलनों के बारे में कही जाती है कि आंदोलन अगर एक बार ठंडा पड़ जाए, फिजल आउट हो जाए, तो फिर दोबारा खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए आंदोलन करने वाले लोगों के मन में लालच भी रहता है कि अब इस समय हमने खड़ा किया हुआ है, इसी मोमेंटम में जो कुछ हासिल करना है कर लो। तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि किसान अब क्योंकि इस जगह पहुंच गए हैं और ऐसे में आंदोलन कुछ आगे और बढ़े, भड़क जाए, जिसमें कुछ आशंकाएं भी दिखती हैं आपको? देखिए, अगर भड़क जाए तो उसकी जो आशंकाएं, उनकी कल्पना करके तो मन कांपता है, दिल कांपता है। अगर कोई इस प्रकार की घटना हुई कि टकराव हुआ और आंदोलन हिंसक हो गया, या सरकार की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती और शक्ति का प्रयोग किया गया, तो उसके परिणाम तो बहुत भयावह होंगे। वो तो अच्छा नहीं है, वो तो किसी कीमत पर होना नहीं चाहिए। परंतु जहाँ तक ये बात भी आपकी सही है कि आंदोलन अक्सर दोबारा से खड़े नहीं होते। एक सवाल आपने बीच में ये भी पूछा, अगर आप होते तो क्या करते? जी। मैं होता तो मैं इस सब को होने से पहले इसका उपाय यह करता कि जब ये हमने जो सुधार ये प्रस्तुत कर रहे हैं, और उनकी जो 3 या 4 पूर्व शर्तें मैं बार-बार आपके सामने रिपीट करता हूँ, उनसे बुलाकर इसकी लंबी चर्चा होती और किसानों को हम ये बताते कि आप बताइए आपकी क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं और उनका निराकरण कैसे-कैसे किया जा सकता है। तो ये बात सरकार, ये संवाद अगर किसानों से स्थापित कर लेती और ये नहीं दिखाती कि नहीं हम ही जादूगर हैं, ये भाषा मैं पहले से बोल रहा हूँ, हमने पिटारे में से निकाल के ये ऐसी चीज़ दे दी है इनको, पहली बार आज़ादी दी है, तो इस तरह के मुहावरे नहीं बोलकर किसानों के साथ संवाद स्थापित करके, जहाँ-जहाँ उनकी आशंकाएँ थी उनका निराकरण करके और न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर उनको आश्वस्त करके, ये सब व्यवस्थाएँ करके संवाद के माध्यम से करते तो आंदोलन होना ही नहीं था। जी। जी। तो अब एक तरह से रास्ता दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाल दिया है, तो हो सकता है कि अगली तारीख में हमको इस समस्या का समाधान, हालिया समाधान, मैं नहीं कह रहा हूँ स्थायी समाधान, लेकिन जी। हालिया समाधान कि ये टकराव खत्म हो जाए, इतना तक दिख सकता है? फिलहाल तो लगता है, फिलहाल तो लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संज्ञान लिया है और सरकार को टिप्पणी की है। उसके पीछे मंशा क्या है वो है, आप चर्चा कर चुके हैं और हो सकता है कि बिल्कुल सही तौर पर कहा हो, परंतु टकराव टल जाए और सकारात्मक संवाद के माध्यम से एक दीर्घकालीन समाधान निकल आए, तो उससे बेहतर तो राष्ट्र के हित में कुछ हो नहीं सकता। जी। और एक छोटी-सी बात मैं आपको बताऊँ, एक घटना हमारे समय हुई थी, 2। हुँ। गेहूँ का समर्थन मूल्य जब हम 1998 में घोषित कर रहे थे, तो उस समय इसी कमीशन ने उसका ₹510 सिफ़ारिश की थी। वैसे 500 की थी, ₹10 और बढ़ाने का इसलिए कहा था कि पंजाब, हरियाणा जैसे या यूपी जैसे जो राज्य बिजली मुफ़्त में दे रहे हैं, अगर वो बिजली को मुफ़्त नहीं रखेंगे तो वहाँ 510 दे सकते हैं, अन्यथा 500 दीजिए। तो मैंने सब हिसाब लगाया जोशी जी, ₹610, ₹620 मूल्य होना चाहिए था, अगर ठीक से कॉस्ट लगाएँ तो, और मैंने खुद किया उसको, मैं अधिकारियों के भरोसे नहीं रहा। तो जब हमने ये बात कैबिनेट में रखी, तो अधिकांश मंत्रिमंडल के सदस्य इस बात के विरोध में थे। तो मैंने एक बीच का फ़ॉर्मूला निकाला कि पिछले वर्ष ₹460 था। मैं भी समझता हूँ कि एकाकी 610 या 620 ले जाना मुश्किल होगा, उपभोक्ता को भी कठिनाई होगी और एक्सचेकर के ऊपर बोझ पड़ेगा, तो इसको 550 कर दीजिए। तो 3 मीटिंगों में बड़ी विशद चर्चा हुई और उस समय एक बड़े अर्थशास्त्री थे, अभिजीत सेन साहब, जो बाद जी। में
इसके योजना आयोग के सदस्य भी रहे हमारे साथ, तो उनको बुलाकर और दोनों की हमारी कॉस्ट कंपेयर की गई। तो मैं कहता हूं कि पूरे मंत्रिमंडल ने, और विशेषकर वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने मेरे तर्क को समझा और ये कहा नहीं सोमपाल ठीक कह रहे हैं, और वो 550 रुपया हो गया 460 से, यानी प्रतिशत की दृष्टि से कहें तो 19.6% वृद्धि हुई रबी की फसलों के भाव में, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई थी, 65 से अब तक कभी नहीं हुई। दूसरा, हमने खाद का मामूली सा दाम बढ़ाया, तो उसके ऊपर बड़े टिकैत साहब, महेंद्र सिंह टिकैत साहब आंदोलन कर रहे थे। मैं विदेश यात्रा से आया था, बल्गेरिया से, आते ही मुझे प्रधानमंत्री जी का संदेश मिला, तो मुझे कहा कि भाई जाओ, वो बैठे टिकैत साहब, उनसे बात करो। तो मैंने वहाँ पुलिस के जो डिप्टी कमिश्नर थे पार्लियामेंट स्ट्रीट, उन्हें कहा कि एक शिष्टमंडल उनका भिजवा दें। तो उनको मैंने सारी बात समझा दी कि हमने एक बैग पर 44 रुपया बढ़ाया है, 1 एकड़ में 1 बैग पड़ता है, तो उसमें 20 क्विंटल अनाज पैदा होता है, तो 2 रुपया 20 पैसे 1 क्विंटल पर लागत बढ़ी है, और दाम मैंने बढ़ा दिए हैं 460 से 550। डीजल नहीं बढ़ा, बिजली नहीं बढ़ी, खाद पर नहीं बढ़ा, और न दूसरी चीजों पर नहीं बढ़ा, यूरिया पर नहीं, केवल डीएपी पर बढ़ाया था। तो आप अगर यही समझते हैं तो मैं इसको वापस ले जाता हूँ, खाद का भी वापस ले लेता हूँ और गेहूं का भी वापस ले लेता हूँ, या जो सीएसीपी रिकमेंड किया उसको मान लेता हूँ। तो उन्होंने कहा साहब लिख के दे दीजिए। मैंने टिकैत साहब के नाम पत्र लिख दिया, 3 बजे पत्र पहुंचा, फोन पर बात करके, और वो धन्यवाद करके चले गए। मेरा कहना यह है कि अगर सकारात्मक संवाद हो और सरकार की जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो मंशा है, वो किसान उसके प्रति आश्वस्त हो, तो चीजें सुलझ जाती हैं। आप चालबाजी करेंगे जो अब तक ये लगातार करते रहे, वो बार बार रिपीट हो रही है। झूठ बोला गया स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे, फिर हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, ये संभव नहीं है। 18 में उसकी परिभाषा बदल के कर दिया कि हो गया। फिर उसके बाद ये आय दोगुनी करने की बात हुई। इसी तरह भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में किया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों, माननीय राजनाथ सिंह जी का भाषण सुनिए कि हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इसके बगैर नहीं मानेंगे, इसको इससे कम नहीं करेंगे। आते ही उसको डाइल्यूट करने लगे। वो तो धन्यवाद है राज्यसभा का, उन्होंने पास नहीं होने दिया। और इन बिलों में भी राज्यसभा में जो धींगा मस्ती हुई, तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसान को इनके प्रति विश्वास नहीं है। तो मेरे से जो आपने पूछा, मैं होता तो मैं ये अविश्वास नहीं, मैं जाता उनसे वहीं बैठकर बात करता और उनको मनवाता, और अगर मुझे उनकी बात कोई जेन्युइन लगती तो मैं उसको मान लेता। क्या दिक्कत है आपस में, कोई हम उनके प्रतिनिधि हैं। एक ये जो भाषा बोलते हैं हम दे रहे हैं इतने दाम, तो तुम क्या अपने बाप के घर से दे रहे हो क्या? सार्वजनिक राजस्व जो आपको इकट्ठा होता है टैक्स से, तो आप ये कह सकते हैं सरकार दे रही है। वाजपेयी जी ने कभी नहीं कहा, वाजपेयी कहते थे आपकी सरकार है, और उनके पुराने भाषण सुनिए आप, और इन लोगों के भाषण सुनिए। एक चीज में थोड़ा ही, जीएसटी में विरोध कर रहे थे जोशी जी नहीं, अपने मोदी जी, और अब कह रहे हैं साहब हमने जीएसटी लागू कर दिया। ये तो घोर विरोध में थे, मैं तो योजना आयोग में था उस समय। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। और ये किसानों की बात हो, दूसरे जो भी पक्ष इस सरकार के सामने सवाल उठा रहे हैं उनकी बात हो, बात जहां ज्यादातर मामलों में फंसती है वो यही है कि लोगों को विश्वास नहीं है, और सरकार उनको विश्वास दिलाने, उनका भरोसा जीतने की कोशिश करने के बजाय टकराव के रास्ते पे ज्यादा खड़ी होती है। और यही हाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी। टकराव तो एक अलग बात है। उससे पहले हर तरह की ओछी कोशिशें की जा रही आंदोलन को बदनाम करने की। कभी उनको वामपंथी, कभी उनको आतंकवादी, कभी उनको आड़तियों का आंदोलन, कभी दूसरी तरह का, कभी कहते हैं विदेशों से सहायता मिल रही है। तो ये जो चीजें हैं उससे विश्वास जमने के बजाय और बीच में खाई चौड़ी होती जा रही है, और इसमें सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। बल्कि किसानों का तो आप कहें ना, एक बात मैं आपसे कह दूं, अनुमति दें तो। जी बिल्कुल। इतना लंबा, इतना शांति प्रिय, इस तरह की सामुदायिक और सामूहिक भावना का प्रदर्शन इतिहास में कभी किसी आंदोलन में नहीं हुआ। और मैं इसमें साधुवाद देना चाहता हूं पंजाब के किसानों को। गुरुद्वारों के इर्द गिर्द जिस लंगर की संस्कृति का विकास हुआ है, उस संस्कृति को न केवल उन्होंने यहाँ लाकर सड़क पर प्रदर्शित किया है, बल्कि जो दूसरे लोग जो गुरुद्वारा संस्कृति से जुड़े हुए भी नहीं हैं,
उन सबको भी इस बात के लिए प्रेरित किया, और सब तरफ से कोई गन्ना लेकर, कोई गुड़ लेकर, कोई चावल लेकर, कोई दवा लेकर, कोई जुराबें लेकर, कोई टोपी लेकर, कोई किस तरह से वहां मॉल। आज देखा आपने, वो तो मेले का है आंदोलन। इतना सकारात्मक भाव, इतनी सामुदायिक भावना, इतनी एकता, जात बिरादरी प्रांत सब समाप्त हो गया। तो कोई मामूली चीज नहीं है। सरकार को तो इसे सकारात्मक रूप से देखकर उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने इतनी शांति से आंदोलन किया, और हम चाहते हैं कि यही सकारात्मकता आप अपने व्यवसाय में भी दिखाएं, मिलकर अपनी चीजों को बेचें। जो लंगर की संस्कृति आपने यहाँ दिखाई है, खेती में भी दिखाएं, तो किसी व्यापारी और सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आंदोलनकारी बड़े साधुवाद के पात्र हैं इसमें। जी सही, ये रास्ता आप और अच्छा दिखा रहे हैं। धन्यवाद सोमपाल जी इस बातचीत के लिए, चीजों को फिर नए सिरे से साफ करने के लिए, और ये बताने के लिए कि इस आज की टिप्पणी में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा अंत में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, हम आपको बहुत समय दे चुके हैं, कृपया आप हमें संयम पर भाषण न दें। केंद्र और किसानों के बीच जिस तरह बातचीत चल रही है, अदालत ने कहा, उससे हम बेहद निराश हैं। साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े उस पीठ को हेड कर रहे हैं जिसने ये कहा है। उन्होंने पूछा क्या चल रहा है, राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और हम बातचीत की प्रक्रिया से बेहद निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि हम आपकी बातचीत को भटकाने वाली कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, यानी लेकिन हम इस बातचीत से बेहद निराश हैं। तो ये अगर किसान भी परेशान है, सुप्रीम कोर्ट तक निराश है, तो ये हालात अच्छे नहीं है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में या तो सुप्रीम कोर्ट करे या उससे पहले सरकार उसकी बात को मानकर अपने कदम थोड़े से पीछे हटाए और सदाशयता का परिचय दे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं आपसे, और आपसे एक बार अंत में आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजाएं। और ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, ये मुझे यकीन है, इसलिए इसके लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।